के लिए अध्यक्ष श्री भरत प्रसाद महाराज जी का हम करनी चाहिए। आदरणीय पिछड़ा वर्ग जन जागरण तथा मान सम्मान कार्यक्रम के सभापति महोदय, नेपाल पिछड़ा वर्ग महासंघ दांग जिला के जिला अध्यक्ष राम लक्ष्मण सेठी जी को, पिछड़ा वर्ग महासंघ केंद्रीय कार्य समिति धन्यवाद और स्वागत करते हुए नेपाल पिछड़ा वर्ग महासंघ के केंद्रीय पदाधिकारी साथ में पधारे, 1 वर्ष से जीवन निर्वाह किए शंकर शर्मा जी झापा निवासी, दूधनाथ गुप्ता जी केंद्रीय सलाहकार जोगू प्रसाद गौड़ जी, राष्ट्रीय जनता दल नेपाल के महिला विभाग के केंद्र अध्यक्ष शुभेच्छा सोनी जी, केंद्र सदस्य तांगवासी दयाराम यादव जी तथा पिछड़ा वर्ग को मसीहा डांग जिलावासी जो उपस्थित है, सभी को नेपाल पिछड़ा वर्ग महासंघ केंद्र कार्य समिति और केंद्र अध्यक्ष में भरत प्रसाद महतो अपनी ओर से सभी को जय ओबीसी से स्वागत करना चाहता हूँ। जय ओबीसी। मित्रों, सबसे पहले तो पिछड़ा वर्ग महासंघ 13 वर्ष पार किया है संगठनात्मक रूप से, और पिछड़ा वर्ग की सोच लाने की बात की 22 वर्ष पूरा हुआ है। संगठनात्मक रूप से पिछड़ा वर्ग महासंघ 13 वर्ष पार कर चुका है। साथ साथ सभी को मन में लगा होगा 13 वर्ष जो संगठन संघर्ष किया है, वो संगठन अभी तक ने क्या पाया है। सबसे पहले मैं पानी की बात बता रहा हूँ, उसके बाद पाना और क्या है यह बात पर चर्चा करेंगे। पाने के लिए सबसे पहले नेपाल अधिराज के 75 जिला में सभी गाँव विषय में पिछड़ा वर्ग के लिए बजट की व्यवस्था हुआ है, जिसमें यह 36 जात का नाम उल्लेख है, और यह 36 जात में से पिछड़ा वर्ग के प्रतिनिधि के रूप में गाँव विषय प्रतिनिधि एक रहने की व्यवस्था हुआ है। दूसरी बात है, अब कहिएगा बजट कितना है। संपूर्ण गाँव विषय बजट का 5% पिछड़ा वर्ग के लिए छुट्टियाया गया है। वह 5% 75 जिला में सभी गाँव विषय, यहाँ मधेश में केवल नहीं 75 जिला में सभी गाँव विषय में यह बजट की व्यवस्था है, और एक आदमी गाँव विषय प्रतिनिधि। उसी तरह जिला विकास में भी बजट का व्यवस्था किया गया है, और जिला विकास जिला परिषद के प्रतिनिधि की भी एक व्यवस्था है। तीसरी बात है मधेसी पिछड़ा वर्ग मुस्लिम उत्थान कार्यक्रम का सीधा बजट जिला में आया है, जीविका मार्फत पिछड़ा वर्ग महासंघ के सहकारी में खर्च होने की बात है। और उससे आगे है अपनी भाषा मगही भोजपुरी अवधी भाषा में भाषा संस्कृति संरक्षण के लिए सभी जिला में रेडियो कार्यक्रम संचालन की व्यवस्था किया गया है। आप अपनी भाषा संस्कृति के रक्षा के लिए समस्या संबोधन करने हेतु रेडियो कार्यक्रम की व्यवस्था है। उसी का आपका जिला में भी 2 जगह रेडियो कार्यक्रम संचालन किया गया है, और आपका जिला से 2 व्यक्ति को रेडियो कार्यक्रम संबंधी केंद्र ने तालीम भी देकर आपको प्रशिक्षित बनाकर जिला में भेजकर अभी कार्यक्रम संचालन कर रहा है। और है कक्षा 1 से कक्षा 8 तक पिछड़ा वर्ग में पढ़ने वाले जातियों का सालाना 500 रुपया देने की समझौता हुई है। और उपलब्धि जो अभी तक मिला है उसमें है, एक महत्वपूर्ण बात है 65-66 के बजट में, जिसको बजट किताब भी कहते हैं, लाल किताबें भी कहते हैं, रेड बुकें भी बोलते हैं, उसके 2 से 54 पेज में यह 25 जात का नाम उल्लेख किया गया है पिछड़ा वर्ग के नाम से।
नेपाल के इतिहास में पहली बार रेड बुक में इस जातियों के नाम उल्लेख किया गया है। और जो गाविसा जीविसा में प्रतिनिधि हैं, और ये बजट की बात है, यह बजट कितना है वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण वहाँ यह बात है कि आपका नाम उस बजट में लिखा है, इस माने में वो महत्वपूर्ण है। कौन चीज क्या है वह उतना महत्व नहीं देता है। जैसे किसी को कोई चीज प्रदान करते हैं तो किस भाव से प्रदान करते हैं उस पर ज़्यादा महत्व होता है। पिछड़ा वर्ग के लिए जो बजट आया है, बजट विनियोजन हुआ है, वो उतना बहुत बड़ा बजट नहीं है। पिछड़ा वर्ग के लिए कोई चमत्कार नहीं करेगा, मगर वह सम्मान आपको पहचान कर जरूर एहसास कराएंगे, क्योंकि उसमें आपका जात का नाम उल्लेख किया गया है। मगर अभी तक जो जितना मिला है, चाहे गाविसा में बजट हो, चाहे जीविसा में बजट हो, चाहे सीधा बजट मधेसी पिछड़ा वर्ग और मुस्लिम उत्थान कार्यक्रम अंतर्गत आया हो, चाहे भाषा संस्कृति संरक्षण रूप में रेडियो कार्यक्रम संचालन की व्यवस्था किया हो, चाहे कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 क्लास तक पढ़ने वाले विद्यार्थी को 500 रुपया छात्रवृत्ति देने का व्यवस्था हो। यह व्यवस्था हम लोग के मंजिल तक पहुंचने के लिए एक सीढ़ी में एक स्टेप का एक भयंकर काम किया है, मगर वह यह जो है यह पहला स्टेप है। छत पर जाने के लिए जो सीढ़ी है उसका पहला स्टेप है। ये बीच भी स्टेप नहीं पहुंचे हैं, अंतिम भी नहीं हुआ है, यह पहला स्टेप शुरुआत हुआ है। आपके जिला में पिछड़ा वर्ग महासंघ देरी से आया है, माने लंच जिसको कहते हैं, देरी से लंच हुआ। हमने बहुतों बार आपका जिला के निवासी दयाराम यादव जी को फोन से संपर्क किया। एक बार मुलाकात हुई थी यादव के नेपाल यादव सेवा समिति कार्यक्रम में, उसी में मैंने डांग जिलावासी से के रूप में उनसे परिचय हुई और मैंने फोन से संपर्क करता रहा। इतना प्रेशर दिया मैंने, इतना प्रेशर दिया, और बजट का भी बात आपके जिला के लिए वहाँ पर बजट विनियोजन हुआ। यदि आप लोग नहीं बनाएंगे तो बजट खत्म हो जाएगा। कुछ जो यहाँ के गरीब लोग हैं हमारे जाति के लिए वो सुविधा तो उपलब्ध करें। तो दयाराम यादव जी बहुत सद्भावपूर्वक काठमांडू आए, हमसे मिले। हमने यहाँ जिला कमेटी बनाने की बात उनकी अधिकार सौंपा गया। वहाँ अपनी ईमानदारी पूर्वक जिला कमेटी जितना संभव हो बनाकर, और हमने जिला कमेटी के वहाँ बुलाए और वहीं पर हमने प्रतिनिधि जो जिला में आपकी जिला में पिछड़ा वर्ग ओबीसी उत्थान विकास समिति गठन हुआ है। जिला अंतर्गत जो 8 लाख बजट है वो बजट के संचालन करने के लिए, उसमें मैंने 5 आदमी को दिया और 2 मुसलमानों के नाम दिया। और आप कहिएगा आप कैसे उनके नाम दिए, तो हम तो आपको जिला में बहुत ही लोग से परिचय भी नहीं थे। जो लोग पहुँचे हमने सोचे वही जो इस जाति का है काम निश्चित रूप से करेंगे। उन लोग अपना संदेशा लेकर जिला में दौड़ धूप किया और कार्यक्रम भी संचालन किया। आंदोलन के आह्वान ही केंद्र से आंदोलन में भी आप लोग भाग लिए। जो सके आप लोग अच्छा सहयोग प्रदान किए। आज मुझे सामूहिक रूप में आने का मौका मिला। और एक चीज़ में तो मैं बहुत कंजूस आदमी हूँ, बहुत ही कंजूस, जिसको आप वर्णन नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले मैं किसी को धन्यवाद ही नहीं देता। धन्यवाद देने की बात होती है, इतना मैं कंजूस हूँ। धन्यवाद बिना काम किए हुए आदमी को धन्यवाद तो देता ही नहीं। इतना ही नहीं, 2061 साल में पिछड़ा वर्ग के राष्ट्रीय सम्मेलन काठमांडू में हुआ था। तो उस समय के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउपा आए थे। उस समय एमाले सबसे बड़ा पार्टी था। माधव कुमार नेपाल भी आए थे। सारे पार्टी के लोग थे, जितने पार्टी थे, मधेसी पार्टी, पहाड़ी पार्टी, उस समय जितना पार्टी बना था, माओवादी का भी प्रतिनिधि अप्रत्यक्ष रूप में आए थे। जितने पार्टी थे सभी आए थे, मगर मैंने प्रधानमंत्री को भी धन्यवाद नहीं दिया था। हमने कहा था आप लोग जितना मीठ मीठ भाषण बोल लीजिए, बोल देते हैं, ताली भी पड़का लेते हैं, काम नहीं करते हैं। आपको नीति भी खराब है और नियत भी आप लोग का खोटा है। और मैंने उसी समय कहा था आप लोग सत्य में एक प्रधानमंत्री हैं, दूसरे बड़े दल के नेता हैं,
आपकी जिम्मा है पिछड़ा वर्ग की कैसे विकास होगा, प्रतिष्ठान बनाइए, तब हम उस दिन आपको धन्यवाद दूंगा। तो मैं आपको जिला में आज धन्यवाद ही नहीं, सम्मान के लिए भी मैं आप पहुंचा हूँ। इस माने में आप पहुंचे हैं जो आप लोग का जो बजट दिया गया है थोड़ा ही बहुत हो, आप लोग किसी न किसी ढंग से उसको खर्च कर रहे हैं, थोड़ा ही बहुत हो, जो आंदोलन में आप लोग सक्रियता दिखाए हैं, निश्चित रूप में आप सक्रिय हैं, तब आप सम्मान के भागी हैं और आप लोग दान के एक उदाहरण बने हैं। इस माने में केंद्रीय कार्य समिति जिस जिला जहाँ जहाँ आंदोलन हुआ है, सभी मधेश का 20 जिला आंदोलन किया है, 20 जिला का कार्यक्रम निर्धारित हुआ है। आषाढ़ 12 गते से मैंने कहा काठमांडू में आषाढ़ 11 गते से चला हूँ और सभी जिला घूमते घूमते और आंदोलनकारी के सम्मान हिम्मत बढ़ाते, सभी को धैर्य धारण की और अपने मान सम्मान पहचान की हिम्मत के आगे मलहम लगाते, घाव में मलहम लगाते हुए आपके जिला में भी मैं आ पहुंचा और मुझे आभास हुआ वास्तव में आप लोग भी उतना ही लड़ाकू हैं जितना सभी जिले के ये पिछड़े वर्ग जाति हैं लड़ाकू हैं, आप भी उतना ही हैं। असल में हम लोग ये 36 जात के जो गुने हैं, पेशा भले ही अलग अलग हो, गुण जो है सभी को मिलता जुलता है। हम लोग जो एक 36 जात के लड़ाकूपन है, हम लोग कम लड़ाकू नहीं हैं। जैसे हम लोग घर में भी लड़ लेते हैं, भाई भैयारी अपने माता पिता से भी लड़ते हैं, पड़ोसियन से भी लड़ते हैं, और जात में सबसे बेसी लड़ते हैं, क्योंकि इधर उधर हुआ तो भोज का धंधा बंद हो जाता है, बंद हम लोग कर ही देते हैं। तो हम लोग तो कम लड़ाकू नहीं हैं, सबसे ज़्यादा लड़ाकू। उतना ही नहीं, हमारे गांव घर में जो खेते होते हैं उसमें एक कोदाली से कोई अल्ली को छांट लिया जाता है तो वहाँ पर भी खून खराबा हो जाता है। उतना ही नहीं, बकरी हो चाहे गाय भैंसी हो, थोड़ा भी धान खा ले मकई खा ले तो उसमें भी मारपीट हो जाता है। तो लड़ाकू तो कम तो नहीं है, अधिक लड़ते हैं, अपने हक के लिए लड़ते हैं। मगर हम सभी से आह्वान करते हैं, यह बहादुरी यह वीरता गांव घर अपने भाई बहनों से माता पिता से छोड़कर, गांव से छोड़कर, अपनी जाति से छोड़कर अब समय आया है राज्य से लड़ने के लिए। यदि वह बहादुरी वह हिम्मत साहस हम राज्य से लड़ेंगे तो अपने हक अधिकार निश्चित रूप में सुनिश्चित करवा ही लेंगे। मुझे आशा है जो पिछड़ा वर्ग में पढ़ने वाले जो जाते हैं वो लड़ाकू तो है ही, वक्त उनके पास है, हर एक चीज़ है, अब सिर्फ रास्ता बदलना है। रास्ता बदलना है, जो हम चल रहे थे कांटे पर वो छोड़कर रोड पर चलने को हम लोग का आवाज़ हुआ। अब रोड पर चलेंगे, निश्चित रूप पर रोड पर जब चलेंगे तो कम समय में ज़्यादा दूरी तय करेंगे। तो हम लोग यह बहादुरी यह साहस को राज्य से लड़ने के लिए तैयार रखें। जो ने मैंने कहा 2-4 बातें, जो एक छात्रवृत्ति की बात है, जिला विकास में बजट की बात है। जिला विकास में अलग बजट है, ये 8 लाख आप लोग को भेजा गया है, उतना ही नहीं, जीविका का कुल बजट का 5% पिछड़ा वर्ग में खर्च करना है। मतलब उसमें लिखा है जिला विकास के गांव विकास के कुल बजट के 15% दलित जनजाति पिछड़ा वर्ग, महिला अपांग युवा में खर्च करना है। तो पिछड़ा उसको लीजिए, पिछड़ा ही वर्ग में महिला है, युवा है, अपांग है, दलित में भी वह चीज़ है, जनजाति में वह चीज़ है। तो हम लोग 3 भाग में बांटे और 5% हिस्सा अपना लें। तो जिला विकास का कुल बजट का माने इस जिला में जितना 2 करोड़ हो 3 करोड़ हो, यदि 3 करोड़ हो गया तो 15 लाख हुए, 45 लाख हुए। 45 लाख में आपका हिस्सा 15 लाख हुआ। आप 15 लाख लेकर इस समुदाय में जहाँ हो वहाँ खर्च कर सकते हैं। गांव विकास में 5% है तो 15 लाख है जिस गांव में बजट है तो 75,000 आपको हुआ। और वह पैसा खर्च करने का है भाषा और संस्कृति में संरक्षण हेतु खर्च करना है। आप लोग पिछड़ा वर्ग के महासंघ के पदाधिकारी हो और उस गांव के जाति के लोग सब मिलकर उसको विकास में भी खर्च कर सकते हैं। मगर उनका ध्येय है भाषा संस्कृति संरक्षण के लिए।
अभी तक जितना मिला है, हमने पहले ही कहा सीढ़ी का पहला स्टेप है, तो जितना मिला है वह एक तो सराहनीय बातें हैं, मगर जो हक मिला है, आज तक जो हक मिला है वो हम लोग का हक, जो वैसे शब्द बढ़िया नहीं है, मैं फिर भी उदाहरण के रूप में लेना चाहता हूँ। जो हमारे धनिक वर्गीय लोग, धनिक वर्ग भी एक वर्ग होता है, धनिक जात तो कोई होता नहीं है, धनिक वर्ग होता है। हमारे सभी जात में धनिक लोग होते हैं, और जितने जात में धनिक लोग हैं उस सभी का व्यवहार एक ही होता है, चाहे बावन का व्यवहार हो, चाहे बिहार का हो, चाहे एक पहाड़ी का बावन का हो, चाहे एक यादव धनिक का हो। जो सामंती धनिक है उसका सभी का सोच एक नाश मिलता है। तो जो धनिक वर्ग है, धनिक वर्ग नौकर रखते हैं घर में, सभी लोग अपने अपने नौकर रखते हैं, तो नौकर बढ़िया हो जाए, ईमानदार हो, वफादार हो, साहसी हो, मेहनतशील हो, उनको बढ़िया तलबे दे देते हैं, बढ़िया खाने को भी मिलता है, बढ़िया सोने का जगह भी देते हैं, अब बहुत सहनशीलता है तो उनके साथ पारिवारिक रिश्ता भी जोड़ते हैं, कोई भाई कहते हैं, कोई भैये बोलते हैं, कोई भांजा भी लगाते हैं, अनेक तरीका जो एक पारिवारिक संबंध होता है वो भी जोड़ लेते हैं। मगर वह संबंध और मालिक का संबंध तब तक बरकरार रहता है, वो नौकर तब तक वहाँ रह सकता है जब तक वो मालिक के आदेशानुसार काम करते हैं। जिस दिन मालिक का आदेश का उल्लंघन किया, वह किसी दिन ने नौकर अपना सुझाव सलाह उनको देने का कोशिश किया, चाहे वो नौकर 40 वर्ष काम किया हो, 50 वर्ष भी काम किया क्यों न हो, मगर जिस दिन मालिक का लगेगा ये नौकर ज़्यादा चालाक हो गया है, ये अपना अधिकार खोजने लगा है, हमारा बात नहीं मानने को तैयार हुआ है, उस दिन मालिक कहेंगे भाई अपना तनख्वाह लो और आप अपना घर जाओ, क्योंकि काम आपका नहीं है, आपका काम समाप्त है। तो पड़ोसी भी नहीं कूदाएंगे जो भाई इतना दिन आपके पास काम किया है, आपका बहुत सारा संपत्ति मैंने जमा कर दिया है, आप अपनी संपत्ति में हक दे दो, ऐसा कहने कोई नहीं आता है। नहीं पड़ोसी आएंगे, न कोई पुलिस प्रशासन आएंगे, न कोई अदालत आएंगे, न दुनिया का कोई शक्ति मालिक के संपत्ति में हक दिला सकता है। वहीं पर उस मालिक को कोई बेटा नंगड़ा हो, लूल्हा हो, अंधा हो, बहरा हो, जब उसका घर के गार्जियन बोलेंगे, उनके घर के गार्जियन बोलेंगे भाई तुम काम नहीं करते हो, हमारे घर से भाग जाओ, दूसरी जगह जाओ, कमा कर खाओ, तो उनके लड़के कहेंगे जो हम भागेंगे क्यों, हमारा हिस्सा तो दे दो। गार्जियन कहेगा भाई हिस्सा नहीं मिलेगा, तुम तो अभी तक अपाहिज हो, कुछ तो काम ही नहीं किया हो, कैसे हिस्सा मिलेगा। कहेगा मैं तुम्हारा बेटा हूँ इसलिए मेरा अंश इसमें है। उससे नहीं मानेंगे तो पड़ोसी को बोलेंगे भाई हमारा हिस्सा हमारा बाप नहीं दे रहा है, हमारे पिताजी नहीं दे रहे हैं, पड़ोसी भी कूद आएंगे। पड़ोसी की बात भी नहीं मानेंगे तो वो जाएंगे पुलिस के यहाँ, है हमारा हिस्सा हमारे पिताजी नहीं दे रहा है, पुलिस भी आएंगे। यदि पुलिस का बात नहीं माना उनका पिताजी तो वो अदालत जाएंगे, अदालत हिस्सा दिलवाही कर छोड़ेंगे। फर्क कितना है, एक बेटा नंगड़ा हो चाहे लूल्हा हो, एक बढ़िया नौकर ईमानदार 50 वर्ष काम किया कि न हो, तो नौकर का हक संपत्ति में नहीं लगता है, मगर अपाहिज बेटे का हक अपने पैतृक संपत्ति में बराबर हक ले लेते हैं, हिस्सा ले लेते हैं। तो इसी तरह नेपाल में हम लोग यह 36 जात का हक है, एक नौकर का हक जितना है उतना ही यह 36 जात का हक मिला है। कहिएगा कैसे, हम तो नागरिकता ले लिए हैं, हमारे बेटे तो मैंने सरकारी नौकरी करते हैं, कोई कहेंगे जो हमारे लोग जात के लोग तो मंत्री बन गए हैं, कोई कहेंगे सांसद बन गए हैं। निश्चित बना है, आपके जात के लोग सांसद बना, मंत्री बना, मगर आपका पहचान देश में नहीं हुआ। जैसे वोटर लिस्ट में नाम हो जाने से नागरिकता मिलता है, नहीं मिलता, वोट खसा देने से भी नेता नहीं बन पाता। तो आपको नागरिकता मिला कमाकर खाने के लिए, यह पहचान की बात नहीं।
गाड़ी चलाने के लिए ड्राइवर को लाइसेंस मिलता है। अब जो गाड़ी ड्राइवर चलाता है तो गाड़ी मालिक थोड़ी बन जाते हैं, नहीं बनता। जब तक उसका तनख्वाह है तब तक गाड़ी चलाते हैं। तो ये जितना चीज़ दिया है हम लोग का, नागरिकता, पासपोर्ट, इधर उधर, ये केवल उतना ही दिन का अधिकार है, पहचान नहीं हुआ। हमारे जात के लोग सूचीकृत नहीं हुए। आप लोग कहिएगा ये कैसे भगा सकता है? मैं उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करना चाहूँगा। आप लोग सुने होंगे इंडिया में भी बर्मेली शरणार्थी हैं, नेपाल में भी तिब्बतियन शरणार्थी हैं, और भूटानी शरणार्थी तो जबरदस्त रूप में है। हिंदुस्तान में बर्मेली शरणार्थी अभी भी तो जिला जिला में बैठा है। तो भूटानी के शरणार्थी को मैं बात बताना चाहता हूँ, क्योंकि अभी ज़्यादा आया है। तो भूटान के शरणार्थी नेपाल में बैठे हुए कितना दिन हो गया? 18 वर्ष हुआ है। और वो शरणार्थी का खाने पीने रहने का व्यवस्था कौन कर रहा है? संयुक्त राष्ट्र संघ कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ भूटानी शरणार्थी को रहने खाने का व्यवस्था कर रहा है नेपाल में, और 18 वर्ष हो चुका है। जबकि संयुक्त राष्ट्र संघ पूरे संसार में शासन करते हैं, समन्वय करते हैं। तो वो क्या किया? 18 वर्ष तक यहाँ खिलाते हैं पिलाते हैं, मगर भूटान एक छोटा देश है, 18 वर्ष से यहाँ लोग बैठा है, उसके अपने घर नहीं दिला सका, जबकि दुनिया पर वो शासन करते हैं, अपना जन्मभूमि नहीं दिला सका। दुनिया में शासन सत्ता दिखाने वाले, अपना वर्चस्व कायम करने वाले अमेरिका जब चाहे किसी देश पर बमबारी कर सकता है, कर भी रहा है, और जिसको चाहे उसको कुएं से भी निकाल लेते हैं। ऐसे देश भी भूटानियों का अपना जन्मभूमि फिरता नहीं करा सका, और बहुत उन्होंने भावुक हुआ, कहा हमारी देश चलिए अमेरिका, हम वहीं आपको खाने पीने रहने के सारी व्यवस्था कर देंगे। आप लोग इस पर गंभीर से सोचे हैं? भाई 18 वर्ष हो चुका, न संयुक्त राष्ट्र संघ उनके घर दिला सके हैं, नहीं अमेरिका भी दिला सके हैं। और तो देश को तो बात छोड़िए, और तो इधर उधर देश है, छोटा मोटा है। मैं दुनिया में ताकत दिखाने वाले देश का बात कर रहा हूँ। नेपाल से भी छोटा देश भूटान है। भूटान का राजा आता है नेपाल में आकर कहता है ये नागरिक हमारे देश के नहीं है। तो इतना छोटा देश का हिम्मत कितना बड़ा है, हिम्मत होने का तो कारण भी होगा ना। तो सबसे पहले आप किसी भी देश का, संसार का एक अंतर्राष्ट्रीय नियम है, वह देश में कौन सा जात कितने संख्या में, कौन सा धर्म कितने संख्या में, कौन भाषा भाषी कितने संख्या में रहते हैं, वह देश अपना सरकार से पास कर कर संयुक्त राष्ट्र संघ के भेजते हैं, और उसके आधार पर संयुक्त राष्ट्र संघ आवाज उठाते हैं। तो यह जो नेपाल में आया है 1 लाख से अधिक है, यह तो कोई जात तो है ही, आदमी है तो किसी जात तो होगा ही। तो जो कहते हैं नेपाली भाषी है, ये जात लोगों का वहाँ सूचीकृत नहीं हुआ है। सूचीकृत नहीं होने के कारण संयुक्त राष्ट्र संघ भी आवाज नहीं उठा पा रहा है, अमेरिका भी उसको आवाज नहीं दे सका है, सूचीकृत नहीं होने के कारण। हमारे जाति के लोग में बहुत सारे मधेसिया दल के, पहाड़िया दल के नागरिकता को बात बहुत लोग उठाए, नागरिकता बांटा भी गया, मगर नागरिकता कैंसिल भी हुआ, हो भी रहा है। एक ही कारण है जो हमारे जात के लोग सूचीकृत नहीं होने का कारण। और जितने हम लोग के 36 जात हैं, बहुत सारे जात कहते हैं जो हम पिछड़ा वर्ग नहीं, हम बड़े हैं, हम अगड़े हैं। वो निश्चित अगड़े हैं, कोई व्यक्ति अगड़े हैं, मगर उनके पहचान, वह व्यक्ति, वह समाज, वह जात, हमारे समाज में जो दलित भाई लोग हैं, दमाई सारकी कामी, चाहे डोम दुसाद मुसहर कहिए, उनसे भी हम लोग नीचे हैं।
कहिएगा बाप रे बाप, पढ़ा लिखा मैं हूँ, माननीय मंत्री में हम ही लोग बने हैं, गाड़ी हम ही लोग के पास है, पक्का हम ही लोग के पास है, मगर हम उन लोग से नीचे कैसे है? अरे आप झांक कर देखिए, उन लोग का नागरिकता समस्या नहीं है। जब नागरिकता बनाने जाते हैं तो सीडीओ उनको 10 बार इंक्वायरी नहीं करता है, उतना ही नहीं, उनको नागरिकता जल्दी खारिज भी नहीं होता है। नागरिकता भी समस्या है तो यही 36 जात में, क्योंकि वो लोग सूचीकृत हो चुके हैं, हम लोग सूचीकृत नहीं हुए हैं। तो इसी तरह हम लोग का सूचीकृत होने का, संवैधानिक होने का हम लोग का मान्य है। आप लोग देखते होंगे, आपको जिला में बहुत थारूही लोग भी रहते हैं, उन लोग भी नागरिकता समस्या नहीं, क्योंकि वो लोग सूचीकृत हो चुके हैं। तो हम लोग इस माने में पीछे हैं, पहचान के माने में सबसे पीछे हैं, पहचान ही नहीं है।